हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। मुझे वो स्टोरी बहुत ही पसंद आई थी। आई होप आप सबको भी वो पसंद आए। चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की के सीढ़ियों से नीचे उतरने से। उसके दिमाग में एक शांत और बेहद निजी पल घूम रहा होता है। तभी कमरे के अंदर से आती आवाजें सुनकर उसे एहसास होता है कि कोई वहां किसी लड़की के साथ इंटीमेट एक्ट में है। वो दरवाजा खोल के अंदर देखती है। ये दृश्य उसने पहले भी देखा था, या तो मूवी में या फिर किसी ड्रीम में। जब कोई इंसान अपने ही पार्टनर को किसी और के साथ इस हालात में देख ले तो फिर वापस पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। अपने ही पति को किसी और औरत के साथ देखकर वो समझ जाती है अब सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। सीन अचानक प्रेजेंट में आ जाता है। वो झटके के साथ जागती है हाफती हुई। ये वही सपना था, फिर से वही ड्रीम जिसमें उसका पति किसी और औरत के साथ था। लगता है वह थोड़ी देर के लिए सो गई थी। वो अपना फोन उठाती है और देखती है कि ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उठते हुए वो अपने आप से ही कहती है अब काम पर वापस लौटना होगा। तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है, ना हेसु। वो मुड़कर देखती है, सामने उसका बॉस खड़ा था। नाहिसु आदर से ग्रीट करती है। बॉस कहता है अंदर आ जाओ, हमें बात करनी है। अंदर पहुंचकर वो पैसों का एक पैकेट देता है और याद दिलाता है कि उसने एडवांस मांगा था। वो पूछता है 15 लाख काफी होंगे। फिर वो झुंझलाकर कहता है कि उसे जल्दी जल्दी पैसे निकालने पड़े क्योंकि नहेसू ने कहा था कि अकाउंट में डिपॉजिट मत करना। फिर भी वो मानता है कि नहेसू बहुत मेहनती है और वो ऐसा एम्प्लॉय खोना नहीं चाहता जो उसे फैमिली जैसा लगता है। नहेसू रिस्पेक्ट से झुककर उसे थैंक यू कहती है और पैसे अपने कोट में रख लेती है। बॉस पूछता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। नहेसू आह भरती है और थोड़ा लो आवाज में बोलती है हाई रेट इंटरेस्ट में लोन चुकाना आसान नहीं है। फिर बॉस उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं। मैंने सुना है उसे हाल ही में जॉब मिली है। नेहासु बताती है कि उसके हस्बैंड अभी भी अप्रेंटिस में है, इसलिए स्टेबल इनकम नहीं है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, हालात जल्द बेहतर होंगे। नेहासु बाहर जाती है। बॉस उसे जाते हुए देखता है और बुदबुदाता है, वो बिना रुके कितना काम करती है। इसे देखकर तो मेरा भी मन करता है कि मैं और मेहनत करूं। नेहासु मुस्कुराकर कहती है चलो काम पर वापस चलते हैं। काउंटर पर काम करते हुए वेटर आवाज देता है, नेहासु पोर्क बेली के 2 और सर्विंग डाल दो। वो जवाब देती है अभी लाती हूँ। खाना सर्व करते समय टेबल पर बैठी एक यंग वुमेन अपने पार्टनर से धीरे से कहती है, तुमने सारा खाना मुझे दे दिया, तुमने तो ठीक से खाया ही नहीं। लड़का मुस्कुराता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें खाते देख मेरा पेट भर जाता है। रोहोंजू हंसते हुए कहती है तो मैं तुम्हें खिला दूं। नाहेसु ये सब देखती है और सोचती है प्यार में पड़े कपल कितने खूबसूरत लगते हैं। पहला प्यार हो या तीसरा, जब दिल एक साथ धड़कते हैं तो चमक आ ही जाती है। शायद यूथ ही खूबसूरत होता है, पैशनेट लव हो या हार्ट ब्रेक का समय। वो सोचती है क्या इसका मतलब ये है कि मेरी फीकी सी जिंदगी अब अपने प्रीमियम से गुजर चुकी है? क्या मैंने अपनी सुंदरता खो दी? तभी उसकी दोस्त हवानजुम चिल्लाती है, ये लोग मुझे आंटी क्यों बुलाते हैं? उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नाहेसु शांत भाव से कहती है, मैं मैरिड हूँ, घर गृहस्थी संभालती हूँ, आंटी कहना तो नॉर्मल है। हवानजुम हार नहीं मानती। वो नाहेसुक का चेहरा पकड़कर कहती है, तुम प्रिटी हो, सबसे प्रिटी, 33 इयर्स ओल्ड जो मैं जानती हूँ, सेम कपड़े रोज पहनने वाली, फिर भी ग्लो करती है, दिन की रोशनी में भी। नाहेंसुक हंसकर टाल देती है, तारीफ से कुछ नहीं बदलता। हमांसुक हंसते हुए कहती है, मैं बस खुश हूँ, मैं इतनी सुंदर को वर्कर के साथ काम करती हूँ। नाहेंसुक मुस्कुराती है, चलो शिफ्ट खत्म करें और घर चलें। घर जाते समय नाहेंसुक सीढ़ियां चढ़ती है सोच में डूबी हुई। उसे याद आता है एक वक्त था जब उसका हस्बैंड उसे प्रिटी कहता था और वो उस पर विश्वास करती थी। वो केयर फ्री, ब्राइट और इजीली लाइकेबल थी। जवानी में वो चमकती हुई लगती थी, लेकिन अब उसे खुद में वो सुंदरता महसूस नहीं होती। दरवाजा खोलती है, वो देखती है उसका हस्बैंड ड्रिंक कर रहा है। बिना उसकी ओर देखे वो कहता है, ड्रेसअप किया करो, मेकअप लगाया करो, ऐसे बेकार सा फेस लिए घूमती रहती हो, इसलिए घर आने का मन ही नहीं करता। नाहिसु कुछ पल रुकती है, फिर कहती है, जब रेंट भरना मुश्किल है तो मेकअप कैसे खरीदूं? उसका हस्बैंड मिस्टर चिढ़कर कहता है, पार्ट टाइम वर्कर भी 1 महीने के 1.8 लाख के मेकअप करते हैं, तुम बस लेजी हो और एक्सक्यूज बनाती हो।
नाहेसू कुछ नहीं कहती लेकिन मन में सोचती है, क्या उसे पता है कॉस्मेटिक आजकल कितने महंगे हैं। अपने लिए एक एक्स्ट्रा 1000 खर्च करने का ख्याल ही उसे कांपने पर मजबूर कर देता है। मिस्ट्रो नूडल्स लूप करते हुए कहता है, मेकअप किया करो, मुझे अच्छा लगता है। उसे खाते हुए देख नाहेसू सोचती है, क्या प्यार भी इंसानों की तरह बूढ़ा हो जाता है। उनका रिश्ता किसी पुराने सिले हुए बेसमेंट जैसा लगता है, एक ऐसा प्यार जो जवानी से भी पहले मुरझा गया। क्या समय ने मेरी सुंदरता छीन ली, या फिर पैसों की उस कभी न भरने वाली खाई ने। मिस्ट्रो अचानक चिल्लाकर कहता है, खाना भी अच्छा नहीं है। नाहेसू होठ काट लेती है, वही नहीं जो मुझे कम सुंदर महसूस कराता है, या फिर इसलिए मेरी चमक चली गई क्योंकि मैं आज भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। सीन फिर बदलता है। हॉन्जोंग उसे डिसबिलीव से देखती है और कहती है, ये सब क्या है। वो नाहेसू की पूरी टाइम टेबल गिन देती है। वीकली आफ्टरनून में बुचर शॉप, वीकली नाइट में मॉडल काउंटर और मॉर्निंग में फ्लावर शॉप। शौक होकर वह मजाक में कहती है, ये तो हैरी पॉटर वाली हरमोन का टाइम टेबल लग रहा है। नाहेसू सूखे अंदाज में जवाब देती है, मैं 48 घंटे का दिन नहीं जी रही हूँ। क्यों हांजोंग। हांजोंग अब भी विश्वास नहीं कर पाती और पूछती है कि कोई इंसान इतना सब संभाल सकता है। हांजोंग उसकी बात टालते हुए कहती है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, शांति से एप्रन पहनो, दुकान खोलनी है। हांजोंग फुफकारते हुए कहती है, नाहेसू हमेशा काम के बारे में ही सोचती रहती है। बातों बातों में हांजोंग अचानक पूछती है कि क्या नाहेसू एमबीटीआई पर्सनैलिटी टाइप के बारे में जानती है। नाहेसू सिर हिला देती है, नहीं। हांजोंग पूरी तरह चौंक जाती है, क्या सच में तुम्हें एमबीटीआई तक नहीं पता। नाहेसू कंधे उचका देती है, मानो कह रही हो नहीं जानती ना। हांजोंग हंस पड़ती है, नाहेसू सच में काम के अलावा कुछ नहीं करती। अडल्ट होने के बाद से उसने ठीक से आराम भी नहीं किया, सिवाय उस बार के जब वो 24 की उम्र में फ्लू के कारण उसे ईआर जाना पड़ा था। शुरुआत में वो बहुत कम उम्र में शादीशुदा जिंदगी संभालने में व्यस्त रही, बिना माता पिता की मदद के। फिर आर्थिक बोझ आ गया। मिंचोल माफी मांगता, उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ भी सच में काम नहीं करता था। एक दिन वो अपराध बोध में भरा हुआ उसके पास आया। नाहेसू ने तुरंत पूछ लिया, इस बार कितना, मेरे नाम पर फिर कितना कर्जा लिया है। वो जवाब देने की बजाय उसे गले लगा लेता है और पूछता है कि क्या वह उसे माफ कर सकती है। कर्जे के सामने नाहेसू को ना ज्यादा दुख होता था ना गुस्सा, वो बस उसे स्वीकार कर लेती थी। उसे लगता था कि अगर वो और मेहनत करेगी तो किसी दिन सब चुका देगी, लेकिन कभी कभी भावनाओं की एक लहर अचानक इतनी जोर से टकराती थी कि उसका मन रोने को करता, फिर भी कर्जा वहीं रहता। उनका प्यार रोशनी से भी तेज फीका पड़ता गया। तभी अचानक एक जवान और हैंडसम आदमी रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। हॉन्जोंग उत्साह से उसे देखती हुए कहती है, वो देखो रोज गाय। नाहेसू हैरान हो जाती है। हॉन्जोंग समझाती है कि वो एक हैंडसम आदमी है जो रोज गुलाब खरीदने आता है। किसी को उसका नाम नहीं पता, इसलिए पार्ट टाइम स्टाफ ने उसे निकनेम दे दिया। हॉन्जोंग उत्साह से उसके ऑर्डर लेने भाग जाती है। नाहेसू उसे देखकर सोचती है, मैं भी अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। हॉन्जोंग उस युवक का स्वागत करती है और पूछती है कि क्या वो आज भी फूल लेने आया है। जैसे ही वो अपने ऊंचे कॉलर को नीचे करता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन वो हॉन्जोंग को जवाब देने की बजाय नाहेसू की ओर मुड़ता है और कहता है कि वो ऑर्डर देना चाहता है। नाहेसू चौंक जाती है। हॉन्जोंग भी स्तब्ध रह जाती है। उसके दिमाग में सहकर्मी की बातें गूंजने लगती हैं। वो हैंडसम आदमी जो रोज गुलाब खरीदता है, अब साफ हो जाता है कि वो कोई साधारण ग्राहक नहीं है। उसकी नजरें सिर्फ नाहेसू पर टिकी हुई थी। नाहेसू पूछती है कि क्या वो रोज की तरह वही गुलाब का गुलदस्ता चाहेगा। वो मुस्कुराकर कहता है कि उसे खुशी है कि उसे याद रहा। गुलाब निकालते हुए नाहेसू सोचती है कि दुनिया में शायद दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर कहानी के सेंटर में होते हैं, किसी नॉवल या मूवी के प्रोटैगनिस्ट जैसे, और दूसरे वो जो एक्स्ट्रा होते हैं, जिनकी कहानी सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं होती। वो पास खड़े उस आदमी को देखती है
और सोचती है कि वो पहले वाले वर्ग से है और खुद को दूसरे से। गुलदस्ता उसे देते हुए वह कहती है कि वो फिर से वही बुके लेकर आया है जो उसने पहले भी दिया था। उसे लगता है कि वो आदमी हमेशा पहल करने वाला होता है और यही बात उसे थोड़ी चिढ़ाती है। शायद इसी वजह से ये आदमी जो अचानक उसकी जिंदगी में घुस आया, जिसकी जिंदगी में पहले सिर्फ काम और पति थे, उस पर इतनी गहरी छाप छोड़ गया। उसके जाने के बाद होंजुंग तारीफ करती है और पूछती है कि क्या उसने नोटिस किया कि वो वहीं खड़ी थी, फिर भी वो सिर्फ नाहिसू से ही ऑर्डर लेना चाहता था। नाहिसू कहती है कि उसे लगता है वो आदमी उसी की वजह से आता है। वो सिर्फ वीकेंड की सुबह आता है जब नाहिसू होती है और उसने कभी उसके बॉस से बात तक नहीं की। हैरानी की बात यह थी कि नाहिसू मान लेती है कि उसने उसे पहली बार सच में नोटिस किया है। हंजुंग को यकीन नहीं होता, वो महीनों से रोज फूल लेने आता रहा है और तुमने उसे देखा तक नहीं। नाहिसू थोड़ा चौंकती है और सोचती है कि सच में उसे याद आता है कि वो रोज एक जैसा गुलदस्ता बनाती थी। हंजुंग शेड्यूल देखते हुए कहती है, नाहिसू इतना व्यस्त रहती है तो ये समझ में आता है, लेकिन फिर भी ऐसा आदमी कैसे नजर से बच सकता है। आखिर उसे तो 10 साल पहले सबवे में देखे एक हैंडसम आदमी का चेहरा अभी भी याद है। मुस्कुराते हुए वो चिढ़ाती है, शायद वो आदमी नाहिसू में दिलचस्पी रखता है। नाहिसू इसे मजाक मानकर टाल देती है और कहती है कि बेकार की बातें छोड़कर काम करो। हांजोंग जिद करती है कि ये बेकार की बात नहीं है। क्या उसने नहीं देखा कि वो आदमी उसे कैसे देखता था? नाहेसू हंसकर कहती है कि कहीं उस लड़के ने कोई अजीब दवा तो नहीं खा ली जो उसे एक बड़ी उम्र की औरत पसंद आ गई। वो दिखने में उससे कम से कम 10 साल छोटा लगता है। हांजोंग इसे नकार देती है और कहती है कि नाहेसू कुछ नहीं समझती। आजकल बड़ी उम्र की औरत को डेट करना ट्रेंड में है और कौन जाने शायद वो सच में इंटरेस्टेड हो। आखिर वो कितना सुंदर है। नाहिसू चुपचाप गुलाबों की खुशबू सूंघते हुए मुस्कुरा देती है और तंज कसती है, अगर मैं सुंदर हूं तो फिर असली सुंदर लोग तो मर चुके होंगे। हांजोंग बेपरवाह होकर कहती है, ये सच है, और पूछती है कि क्या लोग उसे अक्सर ऐसा नहीं कहते। नाहिसू को याद आता है कि किसी ने हाल ही में ऐसा कहा तो था, लेकिन वो जानती थी कि वो बस एक दयालु झूठ था, एक थकी हुई औरत को दिलासा देने के लिए। वो तारीफ से ज्यादा ऑकवर्ड लगा, खासकर इसलिए क्योंकि घर में उसे प्यार नहीं मिलता और बाहर से ऐसे शब्द सुनना अजीब सा लगता है। जब हांसुंग मजाक में कहती है कि वो दोनों अच्छे जोड़े लगेंगे, नाहसू तुरंत रोक देती है और कहती है, मेरे पास पहले से एक आदमी है। ये सुनकर हांसुंग पूरी तरह सन्न रह जाती है और पूछती है, सच में? नाहेसू सिर हिलाकर अपनी बात की पुष्टि करती है। अब भी विश्वास न कर पाने वाली हांजों कहती है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। वो नाहेसू को डांटते हुए कहती है कि उसने पहले ये बात क्यों नहीं बताई, और हैरानी जताती है कि नाहेसू की शादी हो चुकी है। वो पूछती है कि उसका पति किस तरह का आदमी है। सीन नाहेसू के घर में चेंज हो जाता है। मिंचुल अंदर आता है थकान को कोसते हुए और पानी मांगता है। वो बड़बड़ाता है कि सिंपल पानी को छोड़कर और कुछ नहीं है। नाहेसू बताती है कि जो की चाय है, लेकिन वो अभी ठंडी नहीं हुई। वो उससे कहता है कि उसमें बर्फ डाल दे और वो नहा कर आता है। नहाने के बाद वो नाहेसू के पास लेट जाता है, गला साफ करता है और झिझकते हुए उसे छूने की कोशिश करता है। मिंचुल को अजीब लगता है कि बिना कसरत किए उसका फिगर अभी भी वैसा है। कुछ समय पहले उसके एक दोस्त ने छोटी उम्र की लड़की को डेट करने का घमंड दिखाया था, हालांकि उसकी फिगर नाहिंसू जितनी अच्छी नहीं थी। मिंचुल ने ये सोचकर बात टाल दी कि शायद नाहिंसू ढीले कपड़े पहनती है, इसलिए ऐसा लगता है। वह उसके शरीर को महसूस करता है और सोचता है कि उसके हाथ में कितना अच्छा लगता है। हालांकि उन्हें एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन महसूस किए काफी टाइम हो चुका है, फिर भी वो सोचता है कि वो उसके टच पर कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। वो पूछता है, क्या वो सो गई? नाहेसू आंखें खोलकर मना करती है। झुंझलाकर वो कहता है, वो कोई लकड़ी की गुड़िया नहीं है, और कंप्लेन करता है, वो चाहता था कि बस कुछ थोड़ा मजेदार हो और उम्मीद करता था कि वो भी उसका साथ दे। नाहिसू धीमे से कहती है, वो बस थोड़ी थकी हुई है। इस पर वो चिढ़ जाता है
और पूछता है कि क्या सिर्फ वही काम करती है। वो याद दिलाता है वो भी कई पार्ट टाइम जॉब करता है। आखिरकार वो आह भरता है और कहता है छोड़ो, बुदबुदाते हुए कि उसे वैसे भी कुछ और उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, और पीठ फेर लेता है। नहसू सो जाती है और अगला दिन शुरू होता है। उसका वीकेंड सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाता है। फूलों की दुकान वैसे 8 बजे खुलती है, लेकिन उसे मिंचुल का नाश्ता बनाने के लिए सुबह ही उठना पड़ता है। वो दरवाजा धीरे से बंद करती है और बहुत सावधानी से खाना बनाती है, ताकि मिंचुल को आवाज से परेशानी ना हो। मिंचुल को दोबारा गर्म किया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और वो बिना ताजे सूप के नाश्ता नहीं करता। इसलिए नहासू हर सुबह नया सूप बनाती है, चाहे वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो। आखिर में जो नाश्ता बनाता है वही अक्सर खाली पेट घर से निकल जाता है, काम पर टाइम पर पहुंचने की जल्दी में। नहासू आह भरती है, ये सोचते हुए कि समय कितनी तेजी से बीत जाता है। दुकान पहुंचकर वो जमाई दबाती है और सोचती है कि उसे बस दोपहर के लंच तक वेट करना होगा, क्योंकि भूख उसे पहले ही तंग करने लगी है। तभी एक कस्टमर अंदर आता है। वो उसका वेलकम करते हुए पूछती है, वो फूलों के लिए आया है? लड़का सिर हिलाकर हाँ करता है। तभी नहासू पहचान जाती है, ये वही रोज गाय है। वो पूछती है कि क्या गुलाबों का बुके है? करीब 10 गुलाबों का। वो शालीनता से हाँ कहता है। अब उसे ध्यान से देखकर नहासू महसूस करती है कि सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, उसकी आवाज भी बेहद आकर्षक है, धीमी, गहरी और बेहद पोलाइट। किसी वजह से उसकी आवाज उसके कानों में अजीब सी गुदगुदी छोड़ जाती है। वो उसे स्लिप देती है और बताती है कि कुछ ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो उसे बैठने को कहती है। लड़का उसी के पास खड़ा रहता है और हल्के से स्लिप को छूता है। नहेसु चौंक जाती है और उसी पल उसके पेट से आवाज आती है और वो शर्म से लाल हो जाती है, ये सोचते हुए कि क्या उसने सुना होगा। इसी बीच हांजोंग की नजर उस लड़के पे पड़ती है और वो तुरंत पहचान लेती है, ये वही रोज गाय है। वो हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ सोचती है कि क्या वो सामने खड़ी औरत को जानता है। जब वो कॉफी उठाता है, उसे चलते हुए देखकर वो मन ही मन सोचती है कि उसका वॉकिंग स्टाइल बिल्कुल किसी मॉडल जैसा है। वो खुद से सवाल करती है वो कितना टॉल होगा। हल्के से मुस्कुराते हुए वह सोचती है कि आखिरकार उसका पिता कौन होगा जिसने इतना हैंडसम बेटा पैदा किया। नहेसु बुके तैयार करके उसे बुलाती है। लड़का बुके लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन तभी नहेसु की नजर एक छूटे हुए सैंडविच बॉक्स पर पड़ती है। वो दौड़कर बाहर जाती है और उसे आवाज लगाती है। वो कहता है कि वो उसके लिए ही है, एक छोटा सा गिफ्ट। नहेसु मना करती है, लेकिन वो हंसते हुए कॉफी भी उसे थमा देता है और कहता है कि उसमें जहर नहीं है। दुकान में लौटकर हानजोंग कहती है कि साफ दिख रहा है कि वो उसे पसंद करता है। अगर ये इंटरेस्ट का इशारा नहीं है तो क्या है? लेकिन नहेसु आईने में खुद को देखती है, बिना मेकअप, थकी हुई, शरीर पर लाल लाल दाग। उसे लगता है कि ये सब शायद पीटी और चैरिटी है, ना कि पसंद। फिर भी उसके मन में एक सवाल उठता है, अगर वो सच में इंटरेस्टेड है तो। आखिरकार वो तय करती है कि चाहे ये सब सिर्फ उसकी कल्पना ही क्यों ना हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुद ही एक लाइन ड्रॉ करे। वो महसूस करती है कि अगर वो सिर्फ उन बातों की कल्पना कर रही है जो शायद कभी हो ही नहीं, तो उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है। तभी होंजोंग उससे पूछती है कि अब वो क्या करने वाली है, और याद दिलाती है कि उसने कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। हंसते हुए वह नाइंसुक को छेड़ती है, क्या वह गुलाब ठुकराने वाली है या फिर अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर इस नए एडमायर की ओर मुड़ जाएगी। नाहेसु थोड़ा रुकती है और फिर साफ करती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका हस्बैंड है। ये सुनकर हानजोंग पूरी तरह चौंक जाती है और कहती है कि जब नाहेसु ने कहा था कि उसकी जिंदगी में कोई आदमी है, तो उसका मतलब पति था, बॉयफ्रेंड नहीं। माफी मांगते हुए वो मानती है कि उसे पता ही नहीं था कि नाहेसु शादीशुदा है। नाहेसु को याद आता है उसका पति हमेशा जोर देता था कि लोगों को ये न बताए कि उन्होंने कब के अपने कर्ज अलग अलग बांट लिए हैं, और घर के बाहर उसे सिर्फ हस्बैंड ही कहा जाए। वो सोचता था कि वो हर किसी को उनकी निजी बातें क्यों बताती है। आखिरकार तलाक के बाद भी साथ रहना कोई गर्व की बात तो नहीं
नहीं है। यह सोचकर नाहेसू को झुंझलाहट होती है, लेकिन वो हानजुंग से पुष्टि करती है कि वो उसका पति ही है और इस विषय को यहीं छोड़ देने को कहती है। हानजुंग फिर से माफी मांगती है। सीन बदलता है। मिनशुल काम पर होता है। तभी एक लड़की उसे आवाज देकर कॉफी का कप थमाते हुए कहती है, काम करते हुए ही पी ले। मिनशुल कप को देखता है, हल्के से हंसता है और खुद से ही सोचता है कि जो हो रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल है। सिगरेट पीते हुए बाकी स्टाफ बात करता है कि आहारी कितनी प्रिटी है और क्या सच में उसने कहा था कि वो 25 साल की है। वो कहता है कि 20 में होना कितना शानदार होता है। उस उम्र में स्किन कितनी स्मूथ और फेयर होती है। मिनशुल ये सब सुनकर मुस्कुराता है और सोचता है कि उम्रदराज लोगों की बातें वाकई अलग होती हैं, लेकिन वो मानता है कि आहारी में काफी चार्म है और जवान होना अच्छा है। कोई कहता है कि आहारी को वो नया लड़का मिनशुल वाकई पसंद आ गया है। जब वो उसे देखती है तो उसकी नज़र बिल्कुल अलग होती है। वो याद करते हैं कि जब किसी और से उसकी सेटिंग कराने की कोशिश की गई थी तो उसने झुंझलाकर कहा था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक और स्टाफ कहता है कि मिंशुल भी काफी गुड लुकिंग है और शायद 33 के आसपास होगा, जो किसी से मिलने के लिए परफेक्ट एज है, खासकर जब वो सिंगल हो। गली के पास से आहारी और उसकी दोस्त गुजरते हैं और मिंशुल पुष्टि करता है कि वो सच में सिंगल है। बाकी लोग उसे ट्राई करने के लिए उकसाते हैं, कहते हैं कि आहारी भी काफी सुंदर है। मिंशु सोच में पड़ जाता है और पूछता है, शुड आई गो फॉर इट?